Hello everyone and welcome back once again for the sessions of macroeconomics। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो डेफिशिएंट एंड एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम्स हैं। हम मल्टीप्लायर तक का कंसेप्ट अच्छे से समझ चुके हैं। चलिए आज हम देखते हैं इस सेशन में कि ये डेफिशिएंट डिमांड और एक्सेस डिमांड होता क्या है। तो डेफिशिएंट का मतलब क्या होता है? देखो, डेफिशिएंट का मतलब होता है कमी और एक्सेस का मतलब होता है जब हमारे पास किसी चीज का सरप्लस आ जाता है, मतलब अधिक के आ जाता होता है। तो ये जो न्यून मांग है जिसे हम डेफिशिएंट के नाम से जानते हैं, डेफिशिएंट डिमांड के नाम से जानेंगे, तो ये डेफिशिएंट डिमांड होगा क्या? देखो, हम एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के कंसेप्ट्स बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर चुके हैं। हम क्लासिकल फ्रेमवर्क भी समझ चुके हैं, हम केन्जियन फ्रेमवर्क भी समझ चुके हैं। तो ये डेफिशिएंट डिमांड एक्चुअली है क्या, जिसे हिंदी में न्यून मांग कहा जाता है, वो क्या होता है? इट रेफर्स टू अ सिचुएशन इन विच एन एग्रीगेट डिमांड इज शॉर्ट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट। अब देखो, यहां पर आपको सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या बताई है कि जितनी एग्रीगेट सप्लाई या जितनी एग्रीगेट डिमांड फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल अचीव करने के लिए चाहिए होती है, एक्चुअली उससे कम रह रही है, उससे कमी आ रही है। हम सिर्फ डिमांड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं कि डिमांड जो है वो कम रह रही है। तो दैट मीन्स जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से कम रह रही है, और कौन से पॉइंट के कंपैरेटिवली, जो हमें फुल एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी में अचीव करने के लिए चाहिए होता है, उस पॉइंट से जब कम रह रही होती है एग्रीगेट डिमांड, उतनी नहीं हो पाती है, बराबर की नहीं हो पाती है, उस सिचुएशन को हम डेफिशिएंट डिमांड कहते हैं। सिंपल सी बात, डिमांड में कमी रह जाना, जब हमारी एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर नहीं हो पाएगी, कम रह जाएगी, तो हम कहेंगे कि डेफिशिएंट डिमांड है। लेकिन ये सिचुएशन कब की कही जा रही है आपको? कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट, मतलब इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल अचीव करने के लिए जितनी एग्रीगेट सप्लाई चाहिए होती है, एक्चुअली उस एग्रीगेट सप्लाई के कंपैरेटिवली हमारी जो एग्रीगेट डिमांड है वो कम रह रही है। चलो, इस कंसेप्ट को हम एक डायग्रामेटिक मैनर से भी समझते हैं। देखो, हमें एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के कर्व्स के बारे में जानकारी है। हम जानते हैं कि हम ओ एक्स एक्सिस पर इनकम, आउटपुट या एम्प्लॉयमेंट को शो करते हैं, और ओ वाई एक्सिस पर हम एग्रीगेट डिमांड के पैटर्न्स को शो करते होते हैं। तो यहां पर इस डायग्राम में भी कुछ इसी तरीके का कंसेप्ट आपको शो किया गया है। जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व है वो 45 डिग्री का एंगल से एक स्ट्रेट लाइन उभरती होती है, जिसमें बेसिकली शो ये किया जाता है कि अकॉर्डिंग टू दी प्रोपोर्शंस ऑफ इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट, ये जो एग्रीगेट सप्लाई है वो इंक्रीज करती होती है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से एग्रीगेट डिमांड की अगर हम बात करें तो इसके बारे में हमने ये समझा था कि ये 0 पॉइंट से नहीं शुरू होती है। एक्चुअली अगर कोई इनकम ना भी हो कंज्यूमर के पास या हाउस होल्ड सेक्टर के पास, फिर भी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर तो इनकर किया जाता है। इस वजह से एग्रीगेट डिमांड कर्व जो है वो कभी भी 0 से, मतलब पॉइंट ऑफ ओरिजिन से शुरू नहीं होता है। तो अब हमारे पास बेसिकली मुद्दा क्या है? देखो, हमने मीनिंग ये समझा है कि एग्रीगेट सप्लाई फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल अचीव करने के लिए जितनी चाहिए होती है, एक्चुअली हमारी एग्रीगेट डिमांड उस पॉइंट तक नहीं पहुंच पाई, मतलब उस एग्रीगेट सप्लाई तक मैच नहीं कर पाती है। उससे पहले ही क्या हो जाता है? इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है। तो डेफिशिएंट डिमांड के केस में जो इक्विलिब्रियम अटेन होगा वो एक्चुअली कौन से वाला होगा? वो होगा अंडर एम्प्लॉयमेंट वाला इक्विलिब्रियम। देखो, इसी डायग्राम को अगर हम और रिफाइंड तरीके से इस डायग्राम के जरिए समझें तो आपको यहां से बेटर क्लियर होगा कि एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है, जैसे हमने केन्जियन फ्रेमवर्क में समझा था कि पहले तो
ये 45 डिग्री के एंगल के कंपैरेटिवली इंक्रीज होती है। मतलब जितने प्रोपोर्शन में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी उतने प्रोपोर्शन से ही हमें सप्लाई में भी चेंज देखने को मिलता है। फिर जब फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल अचीव हो जाता है, मतलब जो OM पॉइंट से हमें यहां पर बता रखा है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, तो इस पॉइंट के बाद जो AS कर्व है वो OY एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। लेकिन अब जो ये हमें डिफ्लेशनरी डिमांड वाला या डिफ्लेशन या डेफिशिएंट डिमांड वाला कंसेप्ट हमें बताया गया है, इसमें हमें क्या कहा गया है कि हमारी जो एग्रीगेट डिमांड है वो इस पॉइंट पर, ये कहा जा रहा है आपको कि कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट हमें एग्रीगेट सप्लाई जो है वो यहां पर है, इतनी है, लेकिन डिमांड इतनी की नहीं जा रही है। डिमांड जो है वो कम रह रही है, वो यहां पर ही एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो रही है ना इस पॉइंट पर। ये देखो, ये AS कर्व है और ये AD कर्व है, तो इस पॉइंट पर भी तो AD और AS एक दूसरे के बराबर हो रहे हैं। और अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो यहां पर भी AD और AS एक दूसरे के बराबर हो रहे हैं। लेकिन ये जो G पॉइंट है, ये पॉइंट उभर कर आता है जब फुल एम्प्लॉयमेंट वाला कंसेप्ट आता है। लेकिन ये वाला जो पॉइंट है ये तब एग्जिस्टेंस में आ जाता है जब AD शॉर्ट रह जाती है एग्रीगेट सप्लाई से। और ये वाला जो पॉइंट है, अगर हम इसे यहां लेकर आए तो ये जो पॉइंट ON उभर कर आता है वो हमारा अंडर एम्प्लॉयमेंट को डिनोट कर रहा है। इसलिए एग्रीगेट डिमांड देखिए, ये U को डिनोट कर रहा है, मतलब अंडर एम्प्लॉयमेंट को डिनोट कर रहा है, और यहां पर जो एग्रीगेट डिमांड कर्व है ये F को, मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को डिनोट कर रहा है। अब जो हमारी डेफिशिएंट डिमांड है वो बेसिकली और कुछ नहीं है, वो AD के G पॉइंट और AD के ये वाला पॉइंट, जिसको अगर मैं E नाम दे दूं तो ये इन दोनों पॉइंट्स का ये जो डिफरेंस है, जो कि ये गैप और ये गैप एक दूसरे के बिल्कुल बराबर है, इस गैप को ही हम बेसिकली डेफिशिएंट डिमांड के केस में डिफ्लेशनरी गैप के नाम से जानते हैं, जिसका जिक्र आपको इस वीडियो में आगे भी आएगा। तो जितना मीनिंग अभी तक हमने समझा, जो हमने वेरियस डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशंस के जरिए समझा, उसके बेसिस पर अगर हम डेफिशिएंट डिमांड के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स देखें तो देखो हमारे पास सबसे पहला फीचर क्या उभर कर आता है, द लेवल ऑफ AD मतलब एग्रीगेट डिमांड इज लेस एज कंपेयर्ड टू द रिक्वायर्ड लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। देखो अभी जो हमने ऊपर एक्सप्लेन किया था ना मीनिंग में, उसमें तो हमने AD और AS की कंपैरिजन की थी, लेकिन अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट फीचर में आपको किसकी कंपैरिजन बता रहे हैं, आपको AD की ही कंपैरिजन बता रहे हैं। लेकिन कौन से वाले कंपैरिजन है कि एक में तो जो AD है वो अंडर एम्प्लॉयमेंट वाला है और दूसरे पॉइंट पर जो AD है वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल वाला है। तो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के कॉरस्पॉन्डिंग जो एग्रीगेट डिमांड होनी चाहिए, एक्चुअली हमारी जो एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड उभर कर आती है वो लेस होती है। इसीलिए हम ये बोलते हैं कि डिमांड डेफिशिएंट रह गई है, मतलब कम रह गई है। अब देखो, अब क्योंकि हमने क्या बोला था कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल तो अचीव हुआ ही नहीं, उससे पहले ही AD और AS जो है वो एक दूसरे के बराबर आ गए, तो किस तरीके की अनएम्प्लॉयमेंट हमें देखने को मिल सकती है। जब इस तरीके की सिचुएशन इकोनॉमी में हो तो हम कहते हैं इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट कर रही है। हम एम्प्लॉयमेंट्स के कंसेप्ट्स भी समझ चुके हैं, हमें पता है कि वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है और अनवॉलंटरी, इनवॉलंटरी कहूंगी कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है। मतलब लोग प्रेजेंट वेज रेट पर काम करने के लिए तैयार तो होते हैं लेकिन उन्हें काम मिलता नहीं है, ठीक है, तभी तो बना ना इनवॉलंटरी। वॉलंटरी तो मर्जी से बन जाएगा। तो अब अगर इस तरीके की सिचुएशन हो तो होता क्या है, देखो एक्चुअली होता क्या है, देयर इज अ रिडक्शन इन इन्वेस्टमेंट लेवल। अब एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा है लेकिन एग्रीगेट डिमांड में कमी हो रही है। तो अब खुद एक प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के देखो कि जिस प्रोड्यूसर ने सप्लाई को दिमाग में रखते हुए उसने सप्लाई ज्यादा की थी, मतलब प्रोडक्शन ज्यादा की थी,
उस बंदे के पास तो पहले से ही उसका अनसोल्ड स्टॉक पड़ा है, तो वो आगे फर्दर और इन्वेस्टमेंट क्यों करेगा? ऑब्वियसली है वो कॉस्ट कटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ लोगों को जो एम्प्लॉयज के तौर पर रखे हुए हैं उन्हें हटाना शुरू करेगा या कम प्रोडक्शन करना शुरू करेगा। तो एक्चुअली देखा जाए तो उसके द्वारा इन्वेस्टमेंट जो है आने वाले साल में वो क्या होगी, वो कम होगी ना। अब कम होने की वजह से दैट मीन्स लोगों को काम नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो प्रोड्यूसर है वो उन्हें काम पर नहीं रखना चाहता है, वो कॉस्ट कटिंग करना चाहता है। तो इसलिए इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो मार्केट में देखने को मिलेगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहां पर आपको क्या कह रहे हैं, एज AD falls short in getting equalized to AS, there is underemployment equilibrium in the economy, जो कि डायग्रामेटिकली भी मैं आपको समझा चुकी हूं कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल अचीव करने से पहले ही AD और AS एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, जो कि अंडर एम्प्लॉयमेंट वाली इक्विलिब्रियम को डिनोट करते हैं। अब सबसे अच्छी बात, जो सबसे अच्छा टॉपिक है वो है व्हाट आर द वेरियस कंसीक्वेंसेज ऑफ डेफिशिएंट डिमांड, कि अगर न्यून मांग होती है, डेफिशिएंट डिमांड होती है, तो उसकी वजह से क्या हमें कंसीक्वेंसेज देखने को मिलते हैं। देखो कुछ कंसीक्वेंसेज मैं अभी अभी आपको समझा चुकी हूं इस इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट वाले कंसेप्ट में, तो उसी तरीके के मिलते जुलते कारण, कुछ नतीजे जो हैं, कंसीक्वेंसेज या रिजल्ट जो हैं वो आपको यहां पर बताए गए हैं। सबसे पहला क्या है, प्रोड्यूसर्स हैव टू मेंटेन अनडिजायर्ड स्टॉक ऑफ गुड्स व्हेन AD फॉल्स शॉर्ट ऑफ AS। देखो AS का सिंपल मतलब क्या है, AS का सिंपल मतलब है कि प्रोड्यूसर सेक्टर के द्वारा कितनी गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन जो है की गई है, तभी सप्लाई होगी ना, जब वो पहले प्रोडक्शन करेंगे तो दैट मीन्स बनाने वालों ने तो बनाकर तैयार कर दिया था, लेकिन खरीदने वालों ने खरीदा नहीं, डिमांड नहीं की, तभी तो ये सिचुएशन आ गई कि डिमांड कम रह गई। तो अगर इस तरीके की सिचुएशन आ गई तो बनाने वालों के पास अनडिजायर्ड स्टॉक बच गया ना, मतलब उनके द्वारा वो माल बच गया जो बिक नहीं पाया। तो अब वो अनसोल्ड स्टॉक जो है, अगर इस तरीके की सिचुएशन हो जाती है तो अपकमिंग ईयर्स में क्या होगा। तो देखो अनसोल्ड गुड्स या स्टॉक फोर्स दी प्रोड्यूसर्स टू रिड्यूस दी इन्वेस्टमेंट लेवल्स। इन्वेस्टमेंट का मतलब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं कि इसका मतलब होता है कि एक प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करने के लिए जो वेरियस कैपिटल गुड्स में इन्वेस्टमेंट करता होता है, पूंजीगत वस्तुओं में जो निवेश करता होता है, उसे हम इन्वेस्टमेंट बोलते होते हैं। तो अगर पहले से ही अनडिजायर्ड स्टॉक बचा हुआ है या अनसोल्ड गुड्स का स्टॉक बचा हुआ है, तो जो प्रोड्यूसर है वो क्यों और इन्वेस्टमेंट करेगा, फिर से वही कॉस्ट कटिंग करेगा ना वो। तो होगा क्या, इन अपकमिंग ईयर्स ड्यू टू दिस या ड्यू टू विच AS जो है वो लेस रहेगी, AS कम होगी, तभी वो फिर AD के बराबर आएगी ना फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के अकॉर्डिंगली। तो इसलिए होगा क्या, ये एक क्रक्स उभर कर आता है कि लेस प्लान्ड आउटपुट, मतलब आने वाले साल में जो प्रोड्यूसर है वो कम आउटपुट की प्लानिंग करेगा कि भाई डिमांड तो इतनी होती नहीं है, तो मैं इतना ज्यादा और एक्सेस में क्यों प्रोड्यूस करूं, मैं भी कम ही गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस करूंगा, तो प्लान्ड आउटपुट कम होगा। अब इस प्लान्ड आउटपुट को अचीव करने के लिए वो इन्वेस्टमेंट भी कम करेगा। अब अगर इन्वेस्टमेंट कम होगी, मतलब कम लोगों को ही फिर रोजगार मिलेगा, तो दैट मीन्स इनकम लेवल और एम्प्लॉयमेंट लेवल्स भी कम ही रहेंगे। तो डेफिशिएंट डिमांड की वजह से हमें ये जो रिजल्ट्स हैं वो इकोनॉमी में देखने को मिलते हैं। आई होप कि ये सारा का सारा कंसेप्ट आपको समझ में आया। अब देखो डायग्राम में हमने एक चीज देखी थी, डिफ्लेशनरी गैप। तो ये डिफ्लेशनरी गैप भी अगर आपको एक्सप्लेन करना आ जाए तो ये होता क्या है कुछ नहीं है, वही चीज है, घुमा फिरा के लिखना है क्या, इट इज दी शॉर्टफॉल इन एग्रीगेट डिमांड फ्रॉम द लेवल ऑफ एग्रीगेट सप्लाई रिक्वायर्ड टू मेंटेन द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। तो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए जितनी एग्रीगेट सप्लाई रखने की जरूरत होती है, उतने से एग्रीगेट डिमांड जो है वो मैच नहीं कर पाती है, शॉर्टफॉल रह जाती है, मतलब कमी रह जाती है, और उस गैप को ही हम डिफ्लेशनरी गैप
कहते हैं। उस शॉर्टफॉल को ही हम डिफ्लेशनरी गैप का नाम देते हैं। एक्चुअली ये क्या है? एक्चुअली इट इज अ मेजर ऑफ डेफिशिएंट डिमांड, मतलब कितनी डिमांड में कमी है, कितनी न्यून मांग है, उसकी मेजरमेंट है डिफ्लेशनरी गैप। नाउ कमिंग टू दी नेक्स्ट टाइप ऑफ डिमांड या नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम कहूंगी मैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये है एक्सेस डिमांड। तो एक्सेस डिमांड क्या है? पहली बात तो मैं आपको यहां पर ये क्लियर कर देना चाहूंगी, प्लीज बिल्कुल भी अपने दिमाग में ये बात मत लेकर आना कि जो हमने न्यून मांग मतलब डेफिशिएंट डिमांड के केस में समझा उसका बिल्कुल ही ऑपोजिट कर देना है तो वो एक्सेस डिमांड हो जाएगा। नो, ये गलत हो जाएगा। मीनिंग हालांकि थोड़ा सा एक्सेस डिमांड का ऑपोजिट आएगा, लेकिन कंसीक्वेंसेस जो हैं वो अलग आने वाले हैं, तो इसलिए इसे बहुत ही ध्यान से समझिएगा। तो चलिए सबसे पहले मीनिंग देखते हैं, फिर डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन देखेंगे इसकी भी। सो व्हाट इज एक्सेस डिमांड? इट रेफर्स टू दी सिचुएशन व्हेन aggregate demand is in excess of aggregate supply corresponding to full employment in the economy। तो देखो मैंने आपको यही कुछ कहा था कि ये जो मीनिंग है वो बिल्कुल उसके ऑपोजिट ही आएगा। तो इसमें क्या बात कही है कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इकोनॉमी में मेंटेन करने के लिए जितनी एग्रीगेट सप्लाई होनी चाहिए, हमारी जो एग्रीगेट डिमांड उभर कर आती है ना उसके कंपैरेटिवली वो उसके एक्सेस है, मतलब उसके ज्यादा है। देखो हमने जब ये एम्प्लॉयमेंट इनकम और आउटपुट लेवल की इक्विलिब्रियम्स वाला कंसेप्ट समझा था कीन्जियन और क्लासिकल फ्रेमवर्क्स के अकॉर्डिंगली, तब हमने क्या सिचुएशंस देखी थी कि भाई इक्विलिब्रियम वहां अटेन होता है जहां पर एडी और एएस एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। तो आपको यहां पर ना यही बातें बताई जा रही हैं कि एडी और एएस जो है वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर एक दूसरे के बराबर नहीं हो पा रहा है। डेफिशिएंट डिमांड के केस में तो वो पहले ही हो रहा था, तो इसलिए अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम आ रहा था। लेकिन इस केस में आपको क्या कहा जा रहा है कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल मेंटेन करने के लिए जितनी एग्रीगेट सप्लाई की रिक्वायरमेंट होती है, एक्सेस डिमांड की वजह से एडी जो है वो उससे ज्यादा की आ रही है, उससे एक्सेस जा रही है। तो इसलिए हम यहां पर क्या कह सकते हैं, बियॉन्ड फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम हमें देखने को मिलता है। अब जब मैंने बियॉन्ड फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल बोला ना, आपको तभी याद आ जाना चाहिए कि हमने जब वो चैप्टर किया था तब हमने ये पढ़ा था कि हमें जनरल प्राइस लेवल्स में राइज देखने को मिलते हैं। तो इससे हिंट आपको सारा का सारा मिल जाना चाहिए कि एक्सेस डिमांड में हम क्या पढ़ेंगे। चलो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन देखते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखो एएस और एडी जो हैं वो कुछ उसी तरीके के ही हैं जैसा हमने अभी तक समझा है कि एएस जो है वो पहले तो 45 डिग्री के एंगल के अकॉर्डिंगली एक ही प्रपोर्शन में बढ़ता है, मतलब जैसे जैसे इनकम बढ़ती है जैसे जैसे एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, बिल्कुल उसी तरीके से एग्रीगेट सप्लाई में भी इंक्रीमेंट हमें देखने को मिलती है, लेवल ऑफ आउटपुट्स में भी हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। लेकिन जब फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल अचीव हो जाता है तब हमारी एग्रीगेट सप्लाई ओ वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाती होती है, मतलब तब सप्लाई को और नहीं ज्यादा बढ़ाया जा सकता। तो अब यहां पर देखो ये है हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, लेकिन हमारी जो एग्रीगेट डिमांड एक्सेस वाली है, देखो वो कर्व इस बार और ऊपर बन रहा है। तो बन रहा है ना बियॉन्ड फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इक्विलिब्रियम वाला केस, जो कि आपको मैंने अर्लियर सेशंस में समझाया है। तो अब यहां पर जो ये गैप है, ये गैप डिनोट कर रहा है एक्सेस डिमांड को, क्योंकि इस बार जो एडी कर्व हमारा उभर कर आया है वो इस फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से भी ज्यादा उभर कर आया है। अब देखो इस सिचुएशन पर ही हमें देखने को पता चल जाना चाहिए कि एग्रीगेट डिमांड का असर ज्यादा है। हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी ये कंसेप्ट समझे हुए हैं कि जब डिमांड का असर सप्लाई के कंपैरेटिवली ज्यादा होता है तो हमें प्राइसेस में राइज देखने को मिलते हैं। तो यहां पर भी आपको ऐसा कुछ ही देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स।
The level of aggregate demand is in excess of the level of demand required to full employment level. तो जैसे हमने डेफिशिएंट डिमांड के केस में किया था, बिल्कुल उसी तरीके से ही अब यहां पर है कि अर्लियर आपको कंपैरिजन एडी और एएस के बीच में बताया गया है, लेकिन अब आपको क्या बताया गया है, एडी और एडी के बीच में ही है कंपैरिजन. लेकिन कंपैरिजन है क्या कि जितनी एग्रीगेट डिमांड फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल मेंटेन करने के लिए हमें चाहिए, एक्चुअल हमारी डिमांड उसमें से ज्यादा या उससे ज्यादा आ रही है. सेकंड क्या है, एएस कैन नॉट बी इंक्रीज्ड और एज रिसोर्सेज कैन नॉट बी ओवर यूज. जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूं कि भाई एग्रीगेट सप्लाई तो कांस्टेंट हो जाती है जब फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल अचीव हो जाता है, तो एग्रीगेट सप्लाई तो और नहीं बढ़ाई जा सकती है. रीजन आपको यहां बता रखा है, क्योंकि हम रिसोर्सेज को ओवर यूज नहीं कर सकते हैं वंस दे हैड अचीव द लेवल ऑफ फुल यूटिलाइजेशन. तो जरूरत से ज्यादा हम उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं. अब due to the effect of increased aggregate demand, the tendency of rise in general prices is found in the economy. जो कि मैं फिर से मैं कहूंगी, आपको समझा चुकी हूं कि डिमांड का इफेक्ट ज्यादा होने की वजह से हमें जनरल प्राइस लेवल्स में राइज देखने को मिलते हैं. अब देखिए कंसीक्वेंसेस. अब मैंने आपको कहा था ना कि कंसीक्वेंसेस आपको दोनों के अलग अलग देखने को मिलेंगे. डेफिशिएंट वाले के केस में तो हमने लेस ही देखा था कि भाई लेस प्लान्ड आउटपुट है, लेस इन्वेस्टमेंट है, लेस ही इनकम हो जाएगी, लेस ही एम्प्लॉयमेंट हो जाएगी. लेकिन इसमें ऑपोजिट नहीं करना कि मोर हो जाएगा सारा कुछ, नहीं. यहां पर जो लेवल ऑफ आउटपुट है वो तो कांस्टेंट हो जाएगा, उसे और नहीं बढ़ाया जा सकता. है क्या एग्जिस्टेंस में जो अब आएगा, इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, मुद्रास्फीति, मतलब जनरल प्राइस लेवल्स में हमें राइज देखने को मिलेगा. देयर इज राइज इन जनरल प्राइस लेवल, जिसे हम आम भाषा में महंगाई कहते हैं कि यहां पर प्राइसेस राइज होंगे, मतलब महंगाई देखने को मिलेगी. अब देखो, जैसे हमने डिफ्लेशनरी डिमांड में मतलब डिफ्लेशनरी गैप देखा था, बिल्कुल उसी तरीके से अब हमें एक्सेस डिमांड में भी वो जो गैप था उसे हम क्या नाम देंगे, इन्फ्लेशनरी गैप. कुछ इस तरीके से देखो, ये इन्फ्लेशनरी गैप की बात मैं कर रही हूं, जो कि आपको अर्लियर ऐसी मिलती जुलती डायग्राम भी आपको शो की गई थी, उसमें भी ये गैप था. लेकिन आपको यहां नाम लिखकर बता रखा है कि इस गैप को इन्फ्लेशनरी गैप कहा जाता है. सो व्हाट इज इन्फ्लेशनरी गैप? इट इज द मेजर ऑफ द अमाउंट by which aggregate demand exceeds the level of aggregate demand required to maintain full employment equilibrium. मतलब जितनी एग्रीगेट डिमांड फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए चाहिए होती है, एक्चुअली हमारी एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड उससे अधिक रहती है. सो फिर से वही, इन अदर वर्ड्स इट इज अ मेजर ऑफ एक्सेस डिमांड. सो आई होप कि हमारा अभी तक का जो ये दोनों डिमांड्स का, दोनों प्रॉब्लम्स का मीनिंग था, ये मीनिंग आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर रहा. चलिए अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जो कि एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा वेटेज रखता है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड? सो हियर इज द डिफरेंस इन फ्रंट ऑफ यू. और मुझे नहीं लगता कि इस डिफरेंस में मुझे कुछ भी समझाने की जरूरत है, क्योंकि जैसा मीनिंग हमने अभी अभी दोनों के बारे में समझा है, उसी मीनिंग के बेसिस पर यह डिफरेंस बनाया गया है कि डेफिशिएंट डिमांड के केस में एग्रीगेट डिमांड जो है, जितनी एग्रीगेट डिमांड फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल मेंटेन करने के लिए चाहिए होती है उससे कम रह जाती है, सो इट फॉल्स शॉर्ट. और एक्सेस डिमांड के केस में अगर हम बात करें तो एग्रीगेट डिमांड एक्सीड्स एग्रीगेट सप्लाई एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल. अगर हम चाहें तो हम यहां पर एडी की बजाय एएस के साथ भी कंपैरिजन कर सकते हैं कि एडी फॉल्स शॉर्ट ऑफ एएस एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, तो फिर भी मीनिंग वही ही रह जाएगा. नेक्स्ट हमारे पास है देयर एग्जिस्ट अ डिफ्लेशनरी गैप इन द इकोनॉमी इन केस ऑफ डेफिशिएंट डिमांड, लेकिन इन केस ऑफ एक्सेस डिमांड इन्फ्लेशनरी गैप एग्जिस्टेंस में आता है.
जो एक्सेस डिमांड थी इसमें हमने देखा था कि हमें राइज इन जनरल प्राइस लेवल वाली प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, लेकिन डेफिशिएंट डिमांड के केस में क्योंकि सब कुछ लेस हो जाता है, लो लेवल हो जाता है, क्या हमने इन्वेस्टमेंट लेवल भी देखा कि लो हो जाएगा, हमने इनकम आउटपुट ये सब लेवल्स समझे थे कि लो हो जाएंगे, तो इसलिए इस केस में मंदी के दौर में हमें जनरल प्राइस लेवल्स भी फॉल होते हुए ही नजर आएंगे। बिल्कुल इसी तरीके से जो एक और पॉइंट बनाया गया है वो है कि एक्सेस डिमांड के केस में इन्वेस्टमेंट लेवल पर कोई असर हमें देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इकोनॉमी ऑलरेडी लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव कर चुकी है, तो इसीलिए तो एएस जो थी वो कांस्टेंट रह रही थी। लेकिन अगर हम डेफिशिएंट डिमांड के केस में बात करें तो इसमें हमें इन्वेस्टमेंट लेवल्स में रिडक्शन देखने को मिलेगी। अनडिजायर्ड स्टॉक्स की वजह से प्रोड्यूसर्स जो है वो अपकमिंग ईयर में कम प्रोडक्शन करेंगे, कम प्लान आउटपुट करेंगे, और इसी की वजह से हमें इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट भी यहां देखने को मिलेगी। कुछ और पॉइंट्स भी हैं जिन्हें कवर किया जा सकता है, जैसा मैंने आपको बताया था कि एक्सेस डिमांड के केस में बियॉन्ड फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल वाला इक्विलिब्रियम देखने को मिलता है, लेकिन डेफिशिएंट डिमांड के केस में अंडर एम्प्लॉयमेंट वाला इक्विलिब्रियम देखने को मिलता है। बिल्कुल इसी तरीके से एक और डिफरेंस बनाया जा सकता है जो कि डायग्राम के बेसिस पर दोनों में गैप शो कर सकता है, मतलब डिफरेंस शो कर सकता है। लास्टली आई वुड लाइक टू से कि जो हमने अभी तक के मीनिंग के बेसिस पर डिफरेंस बनाया या समझा है, सिर्फ यहीं पर ही इन दोनों के बीच में डिफरेंस खत्म नहीं हो जाते हैं, बल्कि जो हम अब आने वाले सेशन में किस तरीके से इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है, जब हम वो डिफरेंट पैरामीटर्स भी समझेंगे, इवन उन पैरामीटर्स के बेसिस पर भी हम दोनों में डिफरेंस कर सकते हैं। तो मैं आपको कहूंगी कि अभी ये ना टू बी कॉन्टिन्यूड है, क्योंकि जो हम नेक्स्ट सेशंस आने वाले टाइम में पढ़ेंगे उनके बेसिस पर आप और डिफरेंस बना पाओगे डेफिशिएंट डिमांड और एक्सेस डिमांड के बीच में। लेकिन अभी आज के इस सेशन के लिए वाइंड अप करते हुए मैं उम्मीद करती हूं कि आपको आज का सेशन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, आपको डिफरेंस भी बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर रहा। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, लेकिन तब तक के लिए बने रहिए चैनल के साथ। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, एंड यस, वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना और अपने व्यूज कमेंट बॉक्स में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।